वंचक नमस्कार। मैं द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आतंक समाचार के विस्फोट कार्यक्रम में। आज मैं इस विस्फोट में 3 विषयों का विश्लेषण करूंगा और तीनों विषयों को इकट्ठे करके मैंने इस विस्फोट में इस विश्लेषण का शीर्षक रखा है राम। मैं यहाँ पर राम का विश्लेषण करूँगा। मैं यहाँ पर 3 विषयों का विश्लेषण करूँगा और तीनों विषयों के केंद्र में राम है। एक वो जो मर्यादा पुरुषोत्तम है जिसे भगवान कहा जाता है, एक विषय में भगवान राम है, तो दूसरे विषय में इंसान राम है, तो तीसरे विषय में पार्टी राम है। तो मैं यहाँ पर 3 राम का विश्लेषण करूँगा एक एक करके। सबसे पहले मैं भगवान राम का विश्लेषण करना चाहता हूँ। ये तीनों विषय अभी के मौजूदा दौर में सबसे ज़्यादा प्रासंगिक हैं या फिर कहें तो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है। तो मैं सबसे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आधार पे जो अभी समाचार चल रही है या फिर जो अभी खबर आ रहे हैं मैं उसका विश्लेषण करूँगा। मैं विश्लेषण करूँगा अयोध्या उत्तर प्रदेश भारत की। मैं भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के राम मंदिर पे जो विवाद चल रहा है उसका विश्लेषण करूँगा। अर्थात मेरा जो पहला विषय है वो है अयोध्या वाले राम, वो है अयोध्या उत्तर प्रदेश भारत। मैं यहाँ पर विश्लेषण करूँगा कि ये जो अभी मुद्दा आ रहा है राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ ये आखिर है क्या और इस पर आतंक समाचार का क्या क्या। तो मैं यहाँ पर इस बात को समझना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं ये आखिर जो राम मंदिर से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है ये आखिर ऐसा क्यों चल रहा है। सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि ये जो मौजूदा मुद्दा है ये है क्या। जैसा आप सब लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा, जो भी है, ये जो मुद्दा है ये है राम जन्मभूमि पे जो मंदिर बन रही है अयोध्या में, जो राम मंदिर बन रहा है वहाँ पे जो भूमि खरीद में वित्तीय अनियमितता या फिर वित्तीय धोखाधड़ी हुई है, ऐसा आरोप लगाया गया है आम आदमी पार्टी के सांसद या फिर कहें तो आम आदमी पार्टी के द्वारा, आम आदमी पार्टी के सांसद के द्वारा, संजय सिंह के द्वारा। उन्होंने कहा है कि जो राम मंदिर बनाने के लिए जो चंदे लिए गए थे, जो चंदे लिए गए हैं वो हज़ारों करोड़ रुपए चंदे लिए गए हैं और उसमें से जो ज़मीनें खरीदी जा रही है वो ज़्यादा दामों पे खरीदी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये वित्तीय अनियमितता और वित्तीय धोखाधड़ी है जो आप आम जनता से पैसा ले रहे हैं और इसे आप ज़्यादा दामों में खरीद रहे हैं, इससे आप अपना निजी फायदा पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी का कहना है, संजय सिंह का कहना है कि जो जमीन 5.7 करोड़ अर्थात लगभग 6 करोड़ के आसपास की थी उसे राम मंदिर ट्रस्ट ने लगभग 18.5 करोड़ अर्थात 18.5 करोड़ में खरीदा है, जबकि इसे पहले 5.7 करोड़ की ज़मीन को 2 करोड़ रुपए में बेचा जा चुका था और उसी 2 करोड़ रुपए में जिसने खरीदा था, जो वहाँ के गवाह थे, उन्हीं की गवाही, उन्हीं के सामने ये चीज़ें 18.5 करोड़ में बिकी है। तो ये जो है ये वित्तीय अनियमितता है, ये वित्तीय धोखाधड़ी है, ये आम जनता के साथ धोखाधड़ी है, ये भगवान राम के साथ धोखाधड़ी है, ये मंदिर के साथ धोखाधड़ी है, ये आस्था के साथ धोखाधड़ी है। और जब आम आदमी पार्टी ने ये बातें कही उसके बाद बहुत सारे विपक्षी दल जो हैं वो इस पर मुखर हो गए और उन्होंने कहा कि ये जो है ये वित्तीय धोखाधड़ी है और इस पर जवाबदेही होनी चाहिए। तो ये मुद्दा एक लाइन में ये है कि यहाँ पर जो राम मंदिर बन रहा है उसके लिए जो ज़मीन, मुख्य ज़मीन नहीं, मुख्य ज़मीन के अलावा जो एक्सटेंशन के तौर पे कुछ जो ज़मीन अगल बगल से जो लिए जाते हैं उसका थोड़ा सा ज़मीन का ये इशू है, मेन ज़मीन का इशू नहीं है। थोड़ा सा जो बगल के ज़मीन जो एक्सटेंशन के तौर पे लिए गए हैं उसका ये सारा मुद्दा है। तो वहाँ पर ये चीज़ें जो है वो अब 5.5 करोड़ 6 करोड़ 5.7 करोड़ अर्थात 5 और 6 करोड़ के बीच की ज़मीन को आप 18.5 करोड़ में बेच रहे हैं। और किससे बेच रहे हैं? तो सारा कुछ आपका मिला जुला कर वो पैसे आपके पास ही आएंगे, आपके निजी खाते में ही आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं वित्तीय अनियमितता है। यही मुद्दा है कि जो ज़मीन का जो खरीद फरोख्त हुआ है, जो बेचा गया है वो बहुत ज़्यादा दाम में बेचा गया है, जो कहीं ना कहीं निजी फायदा और आर्थिक धोखाधड़ी को दर्शाता है। तो अब इस पर जिस पर आरोप लगे हैं राम मंदिर ट्रस्ट या फिर कहें तो जितने भी
मंदिर से जुड़े संगठन हैं और वहाँ पर कहीं ना कहीं जो सबसे बड़े जो हैं, जो विश्व हिंदू परिषद के जो सबसे बड़े नेता हैं या फिर कहें तो जो प्रमुख नेता हैं, जो शीर्ष नेता हैं, या फिर राम मंदिर आंदोलन या राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े जो सबसे शीर्ष नेता हैं चंपत राय जी, उन्होंने इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि ये आरोप बेबुनियाद है, ये आरोप गलत है। हमारे ऊपर तो महात्मा गांधी की हत्या के भी आरोप लगते आए हैं, तो मुझे और हम लोगों को इन सारे गलत आरोपों से नहीं डरना चाहिए, नहीं घबराना चाहिए। वहीं पे अलग अलग लोग जो चंपत राय की तरफ से बात बोल रहे हैं, अर्थात जो इस पक्ष में बात बोल रहे हैं कि हमें कुछ अनियमितता नहीं हुई है, कुछ धोखाधड़ी नहीं हुई है, उनका अलग अलग लोगों का अलग अलग कहना है। कुछ लोग का कहना है कि ये जो ज़मीन है, कहा जाता है मार्केटिंग में और मैनेजमेंट में कि जब डिमांड बढ़ता है तो पैसे बढ़ जाते हैं, वैल्यू बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पे 5.7 करोड़ की ज़मीन जो है वो 18.5 करोड़ में बिकी। तो ये उनका अपना लॉजिक है कि ये क्योंकि डिमांड वैसी थी, क्योंकि वो चीज़ जरूरी था, अर्जेंट था, तो जो बेचने वाला था उसने अपना फ़ायदा देखा और ये चीज़ें हुई और ये चीज़ होता है, ये मार्केटिंग प्रैक्टिस है। तो कुछ लोग का कहना है कि नहीं, ये पुराना प्राइस था, इससे बाद में अपडेट करने के बाद ये चीज़ें जो 507 करोड़ की नहीं थी, ज़्यादा करोड़ की हो गई है। तो यहाँ पर जो काउंटर उत्तर मिले, उनका ये कहना है कि ये अचानक 5 मिनट और 10 मिनट में नहीं होते। ऐसा तो खैर चांद पे और अंतरिक्ष में अलग अलग जगहों पे भी नहीं होता और ये भारत और उत्तर प्रदेश में तो हो ही नहीं सकता। ये सारी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ देखना है, हमें इन दोनों चीज़ों को देखना होगा, दोनों पक्ष को देखना होगा। जो एक आरोप लगा रहा है और दूसरा जो इसका बचाव कर रहा है। जो आरोप लगा रहा है वो भी कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं तर्क के आधार पर ही आगे बढ़ रहा है। वो अब सारे कागज दस्तावेज वगैरह सारा कुछ लेकर ही वो सारी चीज़ों को कोर्ट तक और अलग अलग जगहों पर गया है। तो जो इसका बचाव कर रहे हैं वो भी अपने तरीके से बात कर रहे हैं। बात यहाँ पर चंपत राय जी ने बोला कि ये जो चीज़ें हैं ये हमारे ऊपर तो भगवान, हमारे ऊपर तो महात्मा गांधी के भी हत्या के आरोप लगे, तो हमें घबराना नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है ये बचकानी बयान हो सकती है, इसे आतंक समाचार बचकाना बयान। अगर आप पे आरोप लगे हैं तो आप इस आरोप को दूसरे आरोप से जोड़कर नहीं डिफेंड कर सकते। आपको इस आरोप पर सही से जवाब देना चाहिए। आपको इस आरोप पे सही तरीके से जवाब देना चाहिए कि आपने ये किया है, नहीं किया। अगर नहीं किया है तो उसके पुख्ता सबूत होने चाहिए, या फिर आपने नहीं किया, किसी और ने किया है तो उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। क्योंकि चीज़ें यही आती है कि आपने लोगों से चंदा लिया, सारा नहीं भी लेते, अगर सरकारी पैसे भी होते तो भी ये चीज़ गलत थी। आपने लोगों से चंदा लिया, ये भी चीज़ गलत थी। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा कि एक तरफ तो आप महात्मा गांधी भी कहते हैं, दूसरी तरफ आप नाथूराम गोडसे को आतंकवादी भी नहीं कहते। आतंक समाचार सीधा कहता है कि आपको एक पक्ष में होना होगा। अगर आप महात्मा गांधी कहते हैं, अगर आप मोहनदास करमचंद गांधी को इज्जत देते हैं और महात्मा गांधी कहते हैं और कहते हैं कि वो हमारे राष्ट्रपिता थे, तो आपको नाथूराम गोडसे को आतंकवादी कहना होगा, नाथूराम गोडसे को हत्यारा कहना होगा, देशद्रोही कहना होगा। और अगर आप नाथूराम गोडसे के प्रति सम्मान रखते हैं तो आपको मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में भी वो चीज़ें नहीं कहनी होगी और नाथूराम गोडसे को भी आपको सम्मान देना होगा। तो एक तरफ रहें, एक तरफ तो आप महात्मा गांधी की बात करते हैं कि हमारे ऊपर हत्या का आरोप लगे, हमने महात्मा गांधी की हत्या नहीं किया, तो आपको यहाँ पे स्टैंड लेना होगा। आप या तो नाथूराम गोडसे की तरफ रहें या तो वो चीज़ें रहें। दिल में नाथूराम गोडसे, दिमाग में महात्मा गांधी नहीं चलना चाहिए, नहीं चलेगा। ऐसा नैतिकता तो अलाउ नहीं करता। और आप तो धर्म और अध्यात्म से जुड़े हुए इंसान हैं, तो आप लोगों के लिए फिर ये चीज़ और ज़्यादा प्रासंगिक हो जाती है। अब यहाँ पर बात आती है हमें इन सारी चीज़ों से अलग उठना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ इसके जड़। बात आती है कि यहाँ पे चंदे के पैसे से ये सारी चीज़ें, मंदिर की बात हो रही थी, मंदिर के निर्माण में चंदे के पैसे का भी अहम भूमिका था, जहाँ पे भारत के लोगों ने या फिर अलग अलग लोगों ने, अलग अलग दुनिया के अलग अलग लोगों ने, हिंदू धर्म के अलावा भी बहुत सारे धर्म के लोगों ने यहाँ पे चंदा दिया ताकि यहाँ पे राम मंदिर का, भव्य राम मंदिर का अयोध्या में निर्माण हो जाए और वहाँ पर एक भव्य राम मंदिर बने। मैंने और आतंक समाचार ने इसका पहले भी विरोध किया था। हम और आतंक समाचार नहीं चाहते कि इस मंदिर के लिए, किसी भी मंदिर के लिए चंदे की जरूरत पड़े या चंदा दे। आम जनता जो है वो बहुत सेल्फी लेकर और चंदे का फोटो या फिर अलग अलग तरीके से फोटोग्राफ करके चंदे का फोटो या फिर चंदा दिया है तो उसका वो प्रदर्शन होता था और लोग
चंदा देते थे और कहते थे 1 रुपया लगा के, एक शुभ होता है 1001, 501, 11 ऐसे करके 1 रुपया, 1,00,001 ऐसे करके पैसे दिए जा रहे थे। इसका आतंक समाचार शुरू से विरोध करता है और हमने 1 रुपया नहीं दिया है। बात आती है कि क्यों दे, ये तो हमारे धरती का धरोहर है, ये हमारे देश का धरोहर है, ये हमारे उत्तर प्रदेश का धरोहर है, ये हमारे राम का धरोहर है, ये हमारे हिंदुत्व का धरोहर है। और ये सारी चीज़ों की जिम्मेवारी आम जनता की तब होती है जब सरकार असक्षम हो। यहाँ पे सरकार के सामने करोड़ों के घोटाले हो जा रहे हैं, अरबों के घोटाले हो जा रहे हैं। विजय माल्या बाहर घूम रहे हैं, मेहुल चौकसी बाहर घूम रहे हैं, नीरव मोदी पकड़े नहीं जा रहे हैं, सब इधर उधर घूम रहे हैं। उन लोग की घर वापसी नहीं हो पा रही है। उन लोगों की अगर कुर्की जब्ती कर ली जाए तो उससे बड़ा, जितने चंदे मिले उससे कई गुना ज़्यादा पैसे इकट्ठे हो जाएंगे और राम मंदिर बन जाएगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे आम जनता, तो जब सरकार सक्षम है, जब हमारा देश सक्षम है, तो आम जनता को इन सारी चीज़ों की बात नहीं करनी चाहिए। आम जनता को पैसा नहीं देना चाहिए। क्या आम जनता पैसा देगा तो उसे वीआईपी सुरक्षा मिल जाएगी, उसे वीआईपी एंट्री मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। वीआईपी एंट्री उन्हीं को मिलेगी जो सत्ता में है या फिर जो वो पद रखते हैं। हम लोगों को नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ देखना होगा कि हम कोई बहुत परोपकार का काम नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम वो एक गलत काम कर रहे हैं, पाप का काम कर रहे हैं कि हम सरकार की जो जिम्मेदारी थी उससे हटाकर हम उनकी जिम्मेदारी को बांट रहे हैं। यहाँ पे जिम्मेदारी बांटने की ज़रूरत नहीं थी। जब असक्षमता होती है, काबिलियत नहीं होती है, तो वो चीज़ें हो सकती है। लेकिन यहाँ पे सरकार उतना सक्षम है, सरकार दूसरे देशों को वैक्सीन बेच सकता है, दूसरे देशों के संसद का निर्माण कर सकता है, दूसरे देशों को पैसा, वित्तीय सहायता दे सकता है। तो राम मंदिर के लिए ये चीज़ हो सकता है। हाँ, अगर आपको पैसा लेना है तो लीजिए, आप तेजो महल, ताजमहल को तोड़िए, तेजो महल बनाइए, हम पैसा देंगे, जितनी क्षमता होगी उतनी हम देंगे। हम लोगों से अपील करेंगे कि वो पैसा दें। आप काशी के भगवान विश्वनाथ के, भगवान शंकर के मंदिर को आप वहाँ पर सही जगह पर स्थापित कीजिए। जहाँ से मस्जिद है उसको तुड़वाइए, हटवाइए। ऐसे बहुत सारे मुगल समय से बहुत सारे ऐसे जगह हैं, बहुत सारे ऐसे मस्जिद हैं जो मंदिर के ऊपर निर्माण किए गए हैं, उसको तोड़िए। तो वहाँ पर तो आप हिम्मत नहीं दिखाते, वहाँ पर आप कहते हैं कि जो करेगा वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो वहाँ पर आप हिम्मत नहीं दिखाते। जब सुप्रीम कोर्ट कर देता है तो वो सारी चीज़ें होती है। तो अगर आपको ये चीज़ करना है, मक्का मदीना की, अगर आप वहाँ का, अगर आप भगवान शिव का मंदिर जो कहा जाता है वो चीज़ जो है, अगर आपको वहाँ पर मक्का मदीना में अगर भगवान शिव का मंदिर की वापसी करवानी है, घर वापसी करवानी है, तो उसके लिए इंसानों का, उसके लिए वित्तीय समर्थन लीजिए आम जनता का। हम और बहुत सारे लोग जो हैं, और आतंक समाचार अपील करेगा लोगों से, लोगों को वो चीज़ देने के लिए। वहाँ पर आप दीजिए। वहाँ पर अगर आपको हिम्मत नहीं है या फिर वहाँ पर आपको जन समर्थन की बात आती है, आर्थिक समर्थन की बात आती है, तो वहाँ पर देंगे, क्योंकि वो गर्व की बात है। लेकिन ये गर्व की बात नहीं है। गर्व की बात थी राम मंदिर का वापसी करवाना, वहाँ पे बनने की बात थी, वो हो गई। अब जो जिम्मेवारी है वो वित्तीय जिम्मेवारी आम जनता की नहीं, आम जनता की ये जिम्मेवारी नहीं है, सरकार की जिम्मेवारी है। तो ये चीज़ें सरकार की चीज़ है। तो मैं इस राम के विश्लेषण में अंत में यही कहना चाहूँगा कि जो आर्थिक धोखाधड़ी हुई है या नहीं हुई है, इसके पुख्ता सबूत होने चाहिए। हमें भावनाओं में, हिंदुत्व में, धर्म में बहकर ये नहीं कहना चाहिए कि ये हमारे भगवान राम का अपमान है, या हमारे हिंदू ट्रस्ट, जितने भी ट्रस्ट हैं उसका अपमान है, या फिर अलग अलग चीज़ों का अपमान है। ये किसी का अपमान नहीं है। अगर ऐसा आर्थिक धोखाधड़ी हुआ है या नहीं हुआ है, इसका पारदर्शिता होना चाहिए, इसका सही तरीके से जांच होना चाहिए। हुआ है तो भी ये भगवान राम का अपमान नहीं है, और न हुआ है तो भी ये भगवान राम का अपमान नहीं है। अपमान और न अपमान ये उन लोगों का है जिसने ये चीज़ किया है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो कोई भी। तो यहाँ पर ये चीज़ गलत है। तो आतंक समाचार इसकी पारदर्शी जांच की मांग करता है। आतंक समाचार चाहता है इसका पारदर्शी जांच। अब मैं चलता हूँ अयोध्या से लगभग 5000 किलोमीटर दूर इजराइल, जेरूसलम वाला इजराइल। अब मैं बात करूँगा इजराइल में, और इजराइल में हुए राजनीतिक घटना का, इजराइल में हुए सत्ता परिवर्तन। इजराइल में एक सत्ता परिवर्तन हो चुका है, और इजराइल के प्रधानमंत्री जो हैं वो बदल चुके हैं। पहले इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार थी। बेंजामिन नेतन्याहू वहाँ के प्रधानमंत्री थे। अब जो प्रधानमंत्री हैं वो नफ्ताली बेनेट हैं। नफ्ताली बेनेट अभी के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, और बेंजामिन नेतन्याहू वहाँ के अब आज की स्थिति में पूर्व प्रधानमंत्री बन चुके हैं।
अब बात करते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात आ गई कि इसे हमें विश्लेषित करने का या इस पर हमें विश्लेषण करने का ज़रूरत पड़ा। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा है इजराइल, क्योंकि इजराइल जो है अभी हमने या फिर हाल ही के दिनों में हमेशा से देखते आए हैं कि इजराइल जो है और फिलिस्तीन जो है, यहूदी इजराइल और फिलिस्तीन और अलग अलग मुस्लिम देश जो है ये आपस में लड़ते आए हैं यरूशलेम को लेकर। और एक यहाँ पे इनकी वर्चस्व की लड़ाई है, धार्मिक वर्चस्व की लड़ाई है कि ये चीज़ जो है इजराइल जो है उसका यरूशलेम है और इजराइल और फिलिस्तीन में अलग अलग सीमा विवाद और अलग अलग चीज़ें हैं, भूमि विवाद हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और इस आधार पे यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पे जो सत्ता परिवर्तन हुआ है क्या वो इजराइल के हित में है या नहीं है, और ये सत्ता परिवर्तन का कारण क्या है। तो सबसे पहले हमें इजराइल के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को समझना चाहिए। सबसे पहले हमें इजराइल की राजनीति को थोड़ा समझना चाहिए। मैं पूरे डीप में नहीं जाऊँगा कि वहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या अभी तक का इतिहास रहा, लेकिन एक ओवरऑल एक ऊपर का एक बताता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या कैसे कैसे होता है। इजराइल में 120 सांसदों का संसद होता है जिसे हम लोग नीसेट कहते हैं। वहाँ के संसद का नाम नीसेट है और यहाँ पर 120 सांसद रहते हैं। और 120 में से प्रधानमंत्री बनने के लिए, सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सांसद की जरूरत होती है। वहाँ का मैजिक फिगर जो है वो 61 प्लस अगर आपके पास सांसद है तो आप बहुमत में हैं और आपका वहाँ पर प्रधानमंत्री बनेगा, आप वहाँ पर प्रधानमंत्री बनेंगे। तो नीसेट जो है वहाँ का संसद है और उस संसद के जो सदस्य मैक्सिमम सदस्य हैं वो 120 है और 61 जो है हमारा वहाँ का जादुई आंकड़ा है, मैजिक फिगर है, सरकार बनाने के। अब जो इजराइल है ये एक यहूदी देश है। यहाँ पर लगभग 80 लाख से 90 लाख की आबादी है, जिसमें से 80% जो है लगभग 50 से 60 लाख जो है वो वहाँ पे यहूदी रहते हैं और लगभग 10 से 15-20 जो लाख हैं वो है वहाँ पे मुस्लिम रहते हैं, बाकी अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। मतलब 80% जो है 75 से 80% जो है वहाँ की आबादी यहूदी है और 15 से 20% जो है वहाँ की आबादी जो है वो इस्लाम है और बाकी अलग। तो और हमें अगर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को आगे देखना है तो हमें ये देखना है कि वहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट यानी हेड ऑफ द इजराइल, हेड ऑफ द नेशन जो होता है वो वहाँ का राष्ट्रपति होता है। जैसे भारत में होता है राष्ट्रपति, वहाँ पे भी वो होता है, लेकिन पावर जैसे भारत में प्रधानमंत्री का होता है वहाँ पर भी जो मुख्य पावर है वो प्रधानमंत्री के पास ही होता है। अब ये जो राजनीतिक घटनाक्रम हुई है, ये जो सरकार बदला है, ये जो प्रधानमंत्री बदले हैं, नफ्ताली बेनेट जो वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं, इसकी पृष्ठभूमि क्या है? तो इसकी पृष्ठभूमि है अभी का जो लड़ाई हुआ है, अभी का जो युद्ध हुआ है इजराइल और फिलिस्तीन। यहाँ पे इजराइल और फिलिस्तीन में जो युद्ध हुआ है ये नफ्ताली बेनेट को एक बहुत बड़ा मौका दे गया कि वो प्रधानमंत्री बन जाएं और वो बन गए। वो ये मौका नहीं चूके और वो आज प्रधानमंत्री बने। मैं एक बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ। पिछले 2 साल में वहाँ पर 4 आम चुनाव हुए हैं, 4 देश के चुनाव हुए हैं, नीसेट के चुनाव हुए हैं और उस 4 चुनाव में एक बार भी किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। एक बार भी किसी भी पार्टी की वहाँ पर बहुमत की सरकार नहीं। अभी जो बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार चल रही थी उनकी लिकुड पार्टी है, पार्टी का नाम लिकुड है, वो लिकुड पार्टी भी अल्पमत में थी, उसके पास भी 61 या उसके गठबंधन के पास भी 61 सांसद नहीं थे। वो ना तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो थी, लगभग 31-32 सांसद तो थे, लेकिन वो मैजिक फिगर तक नहीं पहुँच पाई थी। और वो जो गठबंधन में भी सरकार चला रही थी उसके पास भी लगभग 52 ही सांसद थे। तो वो अल्पमत में सरकार चला रही थी, क्योंकि वो सरकार इसलिए नहीं गिरी क्योंकि उसके जो विपक्षी थे वो भी बहुमत हासिल नहीं कर पा रहे थे, वो भी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे थे, वो भी उससे कम ही थे। तो यहाँ पर चीज़ आती है कि बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार चल रही थी। लेकिन जब ये इजराइल और फिलिस्तीन का जो ताज़ा युद्ध हुआ, जो हाल ही में बीता है, अब संघर्ष विराम चल रहा है, वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो इस राजनीतिक घटनाक्रम को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा दी। बात यहाँ पे हुई कि जब बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार, इजराइल की सेना और
फिलिस्तीन के बीच में जब युद्ध हुआ तो वहाँ पर बहुत सारे दुनिया के बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर इजराइल के यहाँ तक कि इजराइल के ही कुछ मानव अधिकार कार्यकर्ता और अलग अलग लोगों ने इजराइल का विरोध किया कि बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार अति राष्ट्रवादी हो रही है और ये इस अति राष्ट्रवाद में निर्दोषों की हत्या कर रही है गाजा पट्टी में, जो फिलिस्तीन का एक हिस्सा है, फिलिस्तीन का एक क्षेत्र है, या फिर यरूशलेम में या फिर कहीं पे भी ये फिलिस्तीनियों का या फिलिस्तीनी समर्थकों का नरसंहार कर रही है, हत्या कर रही है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है वो इजराइल के लोगों में भी और फिलिस्तीन के लोगों में तो ये चीज़ थी ही, तो ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं एक बेंजामिन नेतन्याहू के लिए एक बुरा प्रभाव छोड़ रहा है। तो यहाँ पर जब मैं बात करूँ कि यहाँ पे जो सरकार थी वो पहले 52 सांसदों की थी और जो विपक्ष था, जो सरकार नहीं बना पा रहा था, उसके पास 51 सांसद थे। उस पार्टी में, उस गठबंधन में 6 पार्टियां थी। येस यतीर थी, ब्लू वाइट थी, लेबर पार्टी थी, इजराइल बेटन्यू पार्टी थी, न्यू होप पार्टी थी और मर्ज पार्टी थी। ये पार्टियां थी, ये 6 पार्टियां थी जो बेंजामिन नेतन्याहू के विरोध में थी, लेकिन उसके पास भी 61 नहीं 51 ही सांसद। और बेंजामिन नेतन्याहू वाले गठबंधन जिसमें लिकुड, शाह, यूनाइटेड टॉय जुडियट, रिलीजियस जियोनिस्ट पार्टी थी, उसके पास 52 सांसद। तो एक तरफ 52, एक तरफ 51। अब यहाँ पर जो 51 वाले थे उनके पास एक बहुत अच्छा मौका मिला कि क्यों ना अब हम सरकार बनाने की बात करें। तो यहाँ पे 51 था, सरकार बनता कैसे? तो सरकार बनता कैसे? तो यहाँ पे जो हालिया युद्ध हुआ, यहाँ पर इन लोगों ने फिलिस्तीन की विचारधारा या फिलिस्तीन का जो समर्थन कर रहे कुछ वहाँ के पॉलिटिकल पार्टी हैं, उसके तरफ इन्होंने रुख मोड़ा और उनके साथ समझौता करने की बात की, क्योंकि इन्हें लगा कि अगर ये हम ऐसा उन लोगों के साथ अगर जुड़ जाते हैं तो हम लोग की सरकार बन जाएगी। तो ये जो 6 पार्टियां थी, 51 जो विपक्ष वाली जो 6 पार्टियां थी, ये फिलिस्तीन समर्थित या फिर अरब समर्थित एक पार्टी थी, जो अरब विचारधारा जो यरूशलेम को कहती थी कि ये फिलिस्तीन का हिस्सा होना चाहिए, इस्लाम को यहाँ पे सही तरीके से वैल्यू मिलना चाहिए, ये सारी चीज़ें होती है। उस पार्टी के साथ इन्होंने वार्ता की और वार्ता करने के बाद इन्होंने उस पार्टी को मना लिया कि आप मेरे साथ गठबंधन में आओ, मैं सरकार बनाऊँ। तो यहाँ पर मैंने बोला था कि मेरा जो दूसरा विश्लेषण है वो एक राम पे ही है। यहाँ पर भी राम की ही बात आ रही है। यहाँ पर हमने राम पॉलिटिकल पार्टी की बात की थी और यहीं पे इंट्रोड्यूस मैं करूँगा उस पॉलिटिकल पार्टी का जो यहाँ पर इस गठबंधन का हिस्सा बनी, वो थी राम। वो पॉलिटिकल पार्टी का नाम है यहाँ पे राम। ये फिलिस्तीनी पार्टी है, ये मुस्लिम विचारधारा, सुन्नी मुस्लिम विचारधारा पे बनी हुई पार्टी है, अरब पार्टी है, अरब समर्थित पार्टी है राम, जो इजराइल में पॉलिटिक्स करती है, राजनीति करती है और इसके वहाँ पे 4 सांसद हैं। तो राम जो है, ये 4 सांसद वाला जो राम है, ये भी गठबंधन का हिस्सा बनने को तैयार हो गया अलग अलग वार्ता के बाद। तो अब ये 51 और 4 55 हो गए। अभी भी इन्हें चाहिए था, पहले ये जो 51 थे ये 4 55 हो गए, अभी भी इन्हें और 6 सांसद कम से कम चाहिए थे ताकि ये सरकार बना सके। तो इन्होंने इस 6 सांसद के लिए वहाँ एक और पॉलिटिकल पार्टी यामिना के साथ गठबंधन करने की बात सोची। यामिना वही पॉलिटिकल पार्टी है जिसके अभी प्रधानमंत्री हैं, जिसके हेड जो है, जिसके अध्यक्ष जो है वो नफ्ताली बेनेट है, यामिना पार्टी। तो यामिना पार्टी से इन्होंने बात की और 49 वर्षीय अध्यक्ष, यामिना पार्टी के 49 वर्षीय अध्यक्ष नफ्ताली बेनेट, जो बेंजामिन नेतन्याहू सरकार में शिक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अलग अलग मंत्रालय संभाल चुके बहुत निजी लोगों में से आते थे, उन्होंने 2018 में अपना एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया था। यामिना लिकुड से हटकर यामिना पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने बनाया था और वो यामिना, उन्हें लगा कि अब मेरे पास ये एक बेहतरीन मौका है, मैं यहाँ पे प्रधानमंत्री भी बन सकता हूँ, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल पार्टी, ये जो इंसान है नफ्ताली बेनेट जो है, ये बेंजामिन नेतन्याहू से भी ज़्यादा अति राष्ट्रवादी हैं, ये और ज़्यादा इजराइल की बात करते हैं। ये तो सीधा बेंजामिन नेतन्याहू तो कम से कम कहते हैं कि वार्ता करके हम कुछ मुद्दों को सुलझा सकते हैं, लेकिन ये सीधा कहते हैं कि फिलिस्तीन का कोई अस्तित्व ही नहीं है, पूरा फिलिस्तीन जो है वो इजराइल है, हम फिलिस्तीन को मानते ही नहीं हैं।
बेंजामिन नेतन्याहू तो कम से कम मानते हैं और वो वार्ता करके कुछ हिस्सों की बात करते हैं कि चलो थोड़ा हिस्सा फिलिस्तीन है और फिलिस्तीन को देते हैं, लेकिन ये तो फिलिस्तीन के अस्तित्व को ही नकारते हैं। तो ये अति राष्ट्रवादी, ये उनसे भी ज़्यादा इजराइलवादी और इजराइल की हित की बात करते हैं और इजराइल और यरूशलेम की बात करते हैं, फिलिस्तीन को नकारते हैं। तो यहाँ पर इन्हें भी यहाँ पर मौका है। राजनीति है, सत्ता है तो शक्ति है, पावर है तो शक्ति है। और ये तो ऐसे भी वहाँ के बहुत सारे टेक कंपनी के बिलियनियर हैं और ये बहुत ज़्यादा धनाढ्य हैं, या फिर कहें तो ये वहाँ के सबसे अमीर में शुमार है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं भी इस गठबंधन का हिस्सा बनूंगा। और ये 7 इनके सांसद थे, तो 51, 4, 55 और 55 और 7 62 जो है ये मिलकर सरकार का जो मैजिक फिगर है ये इन लोगों ने लगभग अचीव कर लिया। और फिर इन्होंने राष्ट्रपति के पास जाकर कहा कि हम बहुमत में हैं, आप बुला और हम लोग समर्थन और हम लोग अपना बहुमत साबित करते हैं। फिर ये सारी राजनीतिक घटनाक्रम है। इसके बीच में बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ये जो नई सरकार है ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर राम पार्टी है। राम पार्टी वो पार्टी है जो फिलिस्तीनी विचारधारा की बात करती है। ये सारी चीज़ें हैं, ये हमारे देश के लिए हानिकारक है। अगर ये पार्टी बन भी जाती है तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। यहाँ पे 8 पॉलिटिकल पार्टी और 8 की अलग अलग विचारधारा है। एक है अति राष्ट्रवादी, अति इजराइलवादी, दक्षिणपंथी, तो एक है मध्य मार्गी ये यतीत पार्टी, तो एक है वामपंथी, तो एक है फिलिस्तीनवादी राम पार्टी। राम, मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा। राम नाम जो है ये RAM है, ये हिब्रू शब्द है राम। हालांकि ये जो पार्टी है इसका जो ओरिजिनल नाम है वो है यूनाइटेड अरब लिस्ट। यूनाइटेड अरब लिस्ट ये पॉलिटिकल पार्टी का नाम है, जो इजराइल में राम के नाम से जानी जाती है। RAM हिब्रू शब्द है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ और बात कर रहा था कि कॉन्फिडेंस की बात कर थी कि समर्थन और इसको शो करने की बात थी कि ये हमारे पास इतना है। तो ये सारी चीज़ें थी। बीच में नेतन्याहू ने भी बोला कि ये जो सरकार है ये सही नहीं है, इजराइल हित के लिए नहीं है। फिर भी कॉन्फिडेंस की बात आई, संसद में कॉन्फिडेंस की बात आई, और यहाँ पर जब कॉन्फिडेंस की बात आई तो जो नफ्ताली बेनेट के गठबंधन वाली जो पार्टी थी उसने यहाँ पर कॉन्फिडेंस जो है वहाँ पर जो बहुमत जो है वो शो कर दिया और वो यहाँ पर प्रधानमंत्री बने। लेकिन यहाँ पे ये भी देखना है कि बहुमत शो तो कर दिया, लेकिन कितना बहुमत पाए? वो 61 भी नहीं पाए, वो 60 पाए और ये 59 पाए। जो बेंजामिन नेतन्याहू की गठबंधन थी वो 59 और ये 60, तो ये और उसके बाद एक और जो 2 हैं वो जुड़े तो ये 61 हो गए। तो यहाँ पे इनकी बहुमत की सरकार हो गई। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और देखने की बात है कि जो राम पॉलिटिकल पार्टी है उसके 4 सांसद है, जैसा मैंने पहले कहा, उस 4 सांसद में से एक जो सांसद है वो अनुपस्थित रहे, वो उपस्थित ही नहीं हुए इस वोटिंग में, इस समर्थन वाले वोटिंग में। तो यहाँ पे राम पार्टी के 3 ही सांसद जो थे वो इस गठबंधन में, इस वोटिंग में हिस्सा बने। अगर वो एक नहीं बने तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बातें बता जाता है, बहुत बड़ी चीज़ें सोचने को मजबूर कर जाता है कि ये जो सरकार है वो कितने दिनों तक चलेगी। और एक जो लेबर पार्टी है इस गठबंधन में, जो नफ्ताली बेनेट वाले गठबंधन में जो लेबर पार्टी है उसकी जो एक सांसद है जो अस्पताल में थी, रीढ़ की हड्डी की उनकी सर्जरी हुई थी, वो अस्पताल में थी, वो उनको स्ट्रेचर पर लेकर लाया जाता है संसद में ताकि वो अपना मूल्यवान वोट कर सके। तो ये चीज़ अपने आप में बहुत बड़ा इशारा करती है कि इजराइल की जो स्थिति है, जो राजनीतिक स्थिति है वो कैसी है और कैसी हो सकती है। और ये जो सरकार बनी है यहाँ पर हमें एक चीज़ और ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पर नफ्ताली बेनेट जो है वो 2 साल के लिए ही प्रधानमंत्री बने हैं। बाकी जो 2 साल हैं वो दूसरे प्रधानमंत्री बनेंगे। कौन है? यस यतीत पार्टी के लैपिड, वो याइर लैपिड जो है वो 2 साल के बाद प्रधानमंत्री बनेंगे, अर्थात 2021 से 2023 तक, अगस्त 2023 तक ये हैं प्रधानमंत्री। इसके बाद प्रधानमंत्री ये यतीत पार्टी के याइर लैपिड हो जाएंगे। ये अभी यमीना पार्टी के हैं, बेनेट हैं, तो नफ्ताली बेनेट है, इसके बाद ये बन गए।
तो ये सारी चीज़ें हैं और ये जो राजनीतिक घटनाक्रम है ये चीज़ सोचने को मजबूर करता है कि इजराइल की जो स्थिति है वो जो है अब राम भरोसे हो चुकी है, राम पॉलिटिकल पार्टी के भरोसे हो चुकी है। जिस दिन राम पॉलिटिकल पार्टी थोड़ा सा भी या फिर कोई भी सांसद इधर उधर या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर इधर उधर 8 गठबंधन वाले 8 अलग अलग विचारधारा के अगर इधर उधर जाए तो ये सरकार गिर जाएगी और ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में देना होगा कि बेंजामिन नेतन्याहू जाते जाते एक बात कह गए। उन्होंने बोला कि मेरा अब सबसे बड़ा जो लक्ष्य है वो ये है कि मैं इजराइल के लिए इस पॉलिटिकल पार्टी, इस पॉलिटिकल सिस्टम, इस प्रधानमंत्री, इस सरकार को गिराऊं और मैं खुद वापस जल्द से जल्द आऊँ और ये मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है और मैं इसे पाकर रहूँगा। तो बेंजामिन नेतन्याहू धमकी देकर या फिर कहते कहते प्रधानमंत्री पद से हटे कि अब मेरा जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो है खुद फिर से प्रधानमंत्री बनना और मैं इसे जल्द पाकर रहूँगा। तो ये चीज़ें थी जो है इजराइल का घटनाक्रम। यहाँ पर ये चीज़ें अब देखना होगा, तो आने वाला समय ही बताएगा कि वहाँ के घटनाक्रम कैसे होती है, क्या रहता है वहाँ का घटना चक्र। और जैसा भी वहाँ पर घटना चक्र होगा वो चीज़ हम फिर उस पर विश्लेषण करेंगे कि कैसे क्या चीज़ है। तो फिलहाल तो इस विश्लेषण को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इस राम के विश्लेषण को, राम पॉलिटिकल पार्टी इजराइल के विश्लेषण को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ और अंत में यही कहना चाहूँगा कि राजनीति है और राजनीति में सब कुछ जायज़ होता ही रहता है और ये होता रहेगा। अब देखते हैं कि आगे चल के कैसा गठबंधन बनता है और इजराइल में क्या क्या होती है। अब हम आते हैं इजराइल से लगभग 5000 से 5500 किलोमीटर जो हम भारत से इजराइल गए थे, अब फिर हम घर वापसी करते हुए 5000 किलोमीटर हम इजराइल दूर गए थे। अब हम 5500 किलोमीटर वापस आते हैं, घर वापसी करते हुए भारत आते हैं। अब हम उत्तर प्रदेश नहीं, अब हम बिहार की बात करें। अब हम भगवान राम के जन्म स्थान की नहीं, अब भगवान राम के ससुराल की बात करेंगे, भगवान राम के ससुराल वाले राज्य की बात करेंगे, बिहार की बात करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर राम क्या है। तो मैंने शुरू में बोला था कि जो राम है वो यहाँ पर 3 तरह के राम है, एक भगवान राम है, एक इंसान राम है और एक पॉलिटिकल पार्टी राम है। तो हमने भगवान राम की बात कर ली अयोध्या की, हमने पॉलिटिकल पार्टी राम की बात कर ली इजराइल की। अब हम आते हैं इंसान वाले राम की बात करते हैं और बात करते हैं बिहार की और लोक जनशक्ति पार्टी की। अब मैं यहाँ पर बात करूँगा लोक जनशक्ति पार्टी का, बिहार की एक क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी आज हमने इस विषय को इसलिए लिया क्योंकि ये आज एक भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत के परिदृश्य में एक बहुत बड़ा समाचार बन चुका है या फिर कहें तो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, एक बहुत बड़ा विषय बन चुका है लोक जनशक्ति पार्टी। और इस पर चर्चाएं हो रही है अलग अलग जगहों पे, अलग अलग मीडिया हाउस में, अलग अलग लोगों के बीच में ये लोक जनशक्ति पार्टी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी है क्या। तो लोक जनशक्ति पार्टी जैसा कि हमने बताया ये बिहार की एक पॉलिटिकल पार्टी है जो बिहार में पॉलिटिक्स करती है, बिहार में इसके नेता चुनाव लड़ते हैं। और ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये वर्ष 2000 में रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान के द्वारा बनाया गया था। और इस पॉलिटिकल पार्टी का जो चुनावी चिन्ह है वो है बंगला झंडा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है बंगले में आग लग गई है। बात आती है बंगले में आग लगी, इसका मतलब है क्या, बंगले में कैसे आग लगी। तो कहा जाता है कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी बनती है तो वो एक विचारधारा पे बनती है या फिर किसी चीज़ पे बनती है। लेकिन अगर हम पूरे दुनिया और भारत की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टी जो है उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टी हैं जो कहीं ना कहीं परिवार के आधार पे बनती है और उसमें जो प्रमुख लोग होते हैं वो परिवार के ही होते हैं। चाहे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात करें, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल की बात करें, चाहे वो लोक जनशक्ति की बात करें। यहाँ पे सब जगह हमें परिवार का प्रभुत्व, परिवार का यहाँ पर माहौल दिखता है और सीधा दिख जाता है कि ये परिवारवाद वाली पार्टी है। परिवारवाद मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर काबिलियत हो या ना हो, यहाँ पे अध्यक्ष या फिर जो प्रमुख
पोजीशन है, प्रमुख जो पद है वो परिवार के ही किसी लोग को दिए जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं परिवारवाद तो हर पॉलिटिकल पार्टी में हर जगह बाप के बाद बेटा ये सारा कुछ कोई ना कोई पद पाता है, तो उसको हम परिवारवाद इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि वहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें, वहाँ पर टैलेंट और बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर काम किया जाता है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर मुख्य पोजीशन ही या फिर जो संगठन का जो शीर्ष नेतृत्व जो है वही परिवार के हाथों में दिया जाता है, चाहे उसके अंदर टैलेंट हो या ना। और लोक जनशक्ति पार्टी अभी के इस परिवारवाद का एक बेहतरीन एग्जाम्पल, एक बेहतरीन केस स्टडी है कि हम इसे देखें। ये लोक जनशक्ति पार्टी में हुआ। तो जब स्वर्गीय रामविलास पासवान, अब तो वो नहीं रहे, लेकिन जब वो जीवित थे और अपने अंतिम समय में थे तो उन्हें लगा कि अब वो ज़्यादा समय तक नहीं चलेंगे, तो उन्होंने अपने पॉलिटिकल पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी का नेतृत्व का अध्यक्षता अपने बेटे चिराग पासवान को दे दिया, जो लगभग 38 से 39 वर्ष के हैं। 1982 में इनका जन्म। तो और चिराग पासवान के बारे में हमें ये भी जानना चाहिए कि चिराग पासवान जो है वो राजनीति में उतनी जानकारी नहीं रखते जो एक अध्यक्ष के तौर पे रखना चाहिए। तो यहीं पे परिवारवाद की बात आ जाती है कि वो इसलिए अध्यक्ष बने क्योंकि वो रामविलास पासवान के बेटे थे और रामविलास पासवान ने अपने बेटे को उत्तराधिकारी बना दिया। और यहाँ पे ये चीज़ देखनी होगी कि और भी बहुत सारे जो नेता थे जो इनसे उम्र में भी बड़े थे, इनसे राजनीतिक तवज्जो भी ज़्यादा रखते थे, राजनीतिक जानकारी भी ज़्यादा रखते थे, उन लोगों को वो चीज़ें नहीं थी। अब बात करते हैं अभी के मुद्दे पे, फिर हम जाएंगे इन सारे मुद्दों को, इसको जोड़कर देखें। हालिया घटनाक्रम ये बताता है, ये दिखाता है, या फिर हालिया घटनाक्रम ये है कि लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार में 243 विधायक में से एक विधायक थे और वो एक विधायक भी पार्टी को छोड़कर जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड में चले गए। एक MLC थी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जो सुशांत सिंह राजपूत की रिश्तेदार थी। सुशांत सिंह राजपूत का हम इसलिए नाम ले रहे हैं क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत एक चर्चित विषय है भारत के परिदृश्य में, और ये सुशांत सिंह राजपूत की रिश्तेदार थे। ये MLC जो थी ये भी कुछ दिन पहले लोक जनशक्ति पार्टी से निकलकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी। तो न इनके पास विधायक बचे, न इनके पास MLC बचे, न इनके पास MLA बचे, न इनके पास MLC बचे। हालांकि दोनों विधायक होते हैं, एक MLC होता है, एक MLA होता है। MLA जो होता है वो जनता के द्वारा चुना जाता है, MLC जो होता है वो विधायकों के द्वारा चुना जाता है। वो जैसे राज्यसभा और लोकसभा सांसद होते हैं, तो ये राज्यसभा सांसद जैसा MLC और लोकसभा सांसद जैसा MLA। तो न इनके पास अब MLA है, न इनके पास MLC है। इकलौता MLA और इकलौता MLC भी अलग अलग पार्टी में, एक जदयू में तो एक भाजपा में जा चुका है। अब जो इनके पास 6 सांसद थे, लोक जनशक्ति पार्टी के पास जो 6 सांसद थे, उस 6 में से 5 सांसद जो हैं वो पार्टी को के नेतृत्व से नाराज होकर उन्होंने कहा कि पार्टी का नेतृत्व जो है वो चेंज होना चाहिए। और उस चेंज होने के आधार पर ये जो 5 सांसद हैं इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाकर और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को इन्होंने पत्र दिया और कहा कि अब लोक जनशक्ति पार्टी के जो प्रमुख होंगे, जो इसके हेड होंगे, जो हमारे संसदीय दल के नेता होंगे, वो पशुपति कुमार पारस होंगे। पशुपति कुमार पारस जो हैं ये रामविलास पासवान के छोटे भाई और चिराग पासवान के चाचा। तो चिराग पासवान के चाचा को इन लोगों ने कहा कि ये हमारे संसदीय दल के नेता होंगे, और वो संसदीय दल के नेता बना भी दिए गए, वो स्वीकृति मिल गई, वो सारा चीज़ हो गया। तो हालिया घटनाक्रम यही है कि 6 सांसद में से 5 सांसद जो हैं वो चले गए चिराग पासवान से दूर, और चिराग पासवान को इन्होंने अकेला छोड़ दिया। और इसके अलावा भी बहुत सारे जो नेता हैं और बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं वो भी लोक जनशक्ति पार्टी से नाराज होकर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी में जा चुके हैं। तो हालिया घटनाक्रम 5 सांसदों का, और एक इकलौते जो छठे सांसद हैं वो खुद चिराग पासवान है। तो ये एक छठे सांसद है, बाकी 5 सांसद जो है उन्होंने, और इस 5 सांसद में से 2 सांसद जो हैं वो इनके घर के हैं। एक हैं
पशुपति कुमार पारस जो इनके चाचा हैं, और दूसरे जो हैं ये इनके चचेरे भाई हैं। पशुपति कुमार पारस के बेटे नहीं हैं, वो रामचंद्र पासवान, रामविलास पासवान। 3 भाई की बात करेंगे, रामविलास पासवान, रामचंद्र पासवान और पशुपति कुमार पारस। तो रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान, रामचंद्र पासवान जो समस्तीपुर से, बिहार के समस्तीपुर से सांसद थे, उनके निधन के बाद उनके बेटे प्रिंस राज वहाँ से सांसद चुने गए। तो ये जो प्रिंस राज हैं ये रामचंद्र पासवान के बेटे हैं, और एक भाई रामविलास पासवान के पशुपति कुमार पारस। तो इस 5 जो संसद में सांसद गए हैं, ये जो 5 सांसद गए हैं इसमें से 2 सांसद जो हैं वो इनके घर के हैं, एक इनके चचेरे भाई प्रिंस राज और एक पशुपति कुमार पारस, और बाकी जो 3 हैं वो घर के नहीं। तो अब बात आती है कि ये सारा चीज़ हुआ क्यों और ऐसी चीज़ें हुई कैसे। तो इन सब चीज़ का पृष्ठभूमि जो है ये 2020 का है, और ये 2020 में ही इन सारी चीज़ों की पृष्ठभूमि रखी गई, तैयार हुई, और इसका आज हल और नतीजा जो है वो सबके सामने है, चिराग पासवान के सामने भी, चिराग पासवान की माँ रीना शर्मा या फिर रीना पासवान के सामने। तो वर्ष 2020 में क्या हुआ? वर्ष 2020 में बिहार में विधानसभा चुनाव, और विधानसभा चुनाव में बिहार में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ी, और चुनाव लड़ने में अलग अलग बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी, बहुत सारे निर्दलीय लड़े, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी जो थी वो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में चुनाव लड़ रही थी, या फिर चुनाव हालिया समय में वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन है उसमें वो राजनीति करते आ रही थी, सारी चीज़ें आ रही थी। लेकिन जब जनता दल यूनाइटेड अर्थात नीतीश कुमार 2017 में जब वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार बनाकर सरकार चला रहे थे, लेकिन अचानक उन्होंने उस सरकार से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में आए, और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का हिस्सा बने, तो फिर यहाँ पे ये सारी समीकरण जो हैं वो बदल गए, या फिर ये सारे समीकरण में खटपट हो गए। फिर बात आई कि अगर नीतीश कुमार जो है वो रहते हैं, तो नीतीश कुमार के आने के बाद, नीतीश कुमार की पॉलिटिकल पार्टी के आने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी जो पहले भाजपा वाले गठबंधन में 2 नंबर की पार्टी थी वो 3 नंबर की पार्टी हो जाएगी। और ये चीज़ जो था वो कहीं ना कहीं ना तो रामविलास पासवान को, उस समय रामविलास पासवान जीवित थे, रामविलास पासवान 2020 में उनकी मृत्यु हुई है चुनाव से पहले। तो ये तो ना तो रामविलास पासवान को सही लग रहा था, और ना तो उनके बेटे चिराग पासवान को, और ना तो उनके सलाहकार को जो उनके सलाहकार थे। लेकिन पशुपति कुमार पारस और इन सारे लोगों को ये सारी चीज़ें बुरी नहीं लग रही थी, क्योंकि राजनीति में ये सारा कुछ चलता है, ये सब जानते थे कि राजनीति में ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन चिराग पासवान और रामविलास पासवान को इसलिए बुरा लग रहा था क्योंकि वो चीज़ें वो सही नहीं लग रहा था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब चिराग पासवान के साथ इनका भविष्य क्या होगा। चिराग पासवान की उतनी राजनीतिक समझ नहीं थी, और प्लस वो सारी चीज़ें थी जिसके कारण से ये सारी चीज़ें हुई। तो उन्होंने कहा, जब सीट की बंटवारे की बात हुई, जब 243 विधानसभा सीटों में से जब चुनाव से पहले सीट के बंटवारे की बात हुई, भारतीय जनता पार्टी वाले गठबंधन में, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में भाजपा, जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की, लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान की, इन सब में जब बंटवारे की बात हुई तो चिराग पासवान के पार्टी को बहुत कम, लगभग 20 से 25 सीट दिए जा रहे थे, जो इन्हें लगा कि ये चीज़ जो है ये हमारे लिए, हमारे प्रतिष्ठा के लिए, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रतिष्ठा के लिए ये एक गलत बात है, ये एक शर्म की बात है। तो इन्होंने कहा, इन्होंने नेगोशिएट करना चाहा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीट चाहिए, लेकिन ये चीज़ इन्हें हुआ नहीं, ये चीज़ इन्हें मिला नहीं, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड अपने सीट को कम करने की बात नहीं कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी कम करने की बात नहीं कर रही थी, और थे 243 सीटें तो मिलने थे इनको, दिखने ये सीट। तो ये सारी चीज़ें हुई, तो जिसके बाद इन्होंने सोचा कि नहीं, अब मैं अलग से चुनाव लड़ूंगा। और यहाँ पर एक चीज़ और कहा जाता है कि इन्हें अलग से चुनाव भाजपा नहीं, भाजपा के कहने पे ही, भाजपा से अंदरूनी साठगांठ के कारण इन्हें भाजपा का बी टीम भी कहा गया। इन्हें इनके बारे में कहा गया कि भाजपा के कारण ही अलग चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जितना भी चुनाव लड़ा उसमें इन्होंने भाजपा पर कभी भी हमला नहीं किया। इन्होंने हमला किया, हालांकि ये भाजपा गठबंधन के खिलाफ था, लेकिन इन्होंने हमला किया
वैचारिक हमला या फिर जुबानी हमला जो था वो इन्होंने किया जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार के खिलाफ। इन्होंने कहा नीतीश कुमार को अगर हमारी सरकार बनती है तो जेल भेज देंगे, उनके खिलाफ बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उसकी जाँच होगी और बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो ये चीज़ें हुई और ये अलग से एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे ये लगभग 243 सीटों पर, पूरे नहीं लेकिन लगभग 243 सीटों में से जहाँ जहाँ जनता दल यूनाइटेड खड़ी थी उसमें और कुछ भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में इन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा किया और नतीजा ये रहा कि ये एक विधायक ही इनके जीत पर, बाकी सारे विधायक जो है वो हारे। और जनता दल यूनाइटेड जीतने के बाद जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बन गई और सारे चीज़ हो गए तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे 74 विधायक को उन्होंने जिताया। उनके 74 विधायक जीते जबकि 44 विधायक जो हैं वो जनता दल यूनाइटेड के आए विधानसभा में, बिहार विधानसभा में। तो एक 74 74 और एक 44 40 और इनके रह गए एक और ये कहीं के नहीं रहे। ये जो चुनाव में कहते थे कि मैं नरेंद्र मोदी मेरे राम है और मैं उनका हनुमान, यहाँ पे मैंने राम का नाम इसीलिए लिया क्योंकि ये जो चुनाव है, ये जो चुनाव हुआ था, ये जो घटनाक्रम है, ये कहीं ना कहीं इसी राम और हनुमान। चिराग पासवान कहते थे नरेंद्र मोदी हमारे राम हैं और मैं उनका हनुमान हूँ और मैं उनके लिए कुछ भी करूँगा। तो ये कुछ भी करने के चक्कर में, कुछ भी करने के विषय में इतना आगे कुछ कर गए, ये अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब इनकी सिचुएशन ऐसी हो गई कि सब कुछ करने वाले थे, अब ये कुछ करने के क्षमता में नहीं बचे हैं। अब ये जो पशुपति कुमार पारस इनके चाचा थे, जो चाचा हैं, जो इनके भाई जो इनसे लगभग 7 साल 8 साल छोटे हैं, प्रिंस राज, वो सब भी अब इनसे बात करने, इनकी मम्मी से बात करने तक की नहीं सोच रहे हैं। उनके घर जा रहे हैं। चिराग पासवान मम्मी इनकी प्रिंस राज को फ़ोन कर रही है, ना तो वो फ़ोन रिसीव कर रहे हैं, ना तो वहाँ पर ये चाचा से मिल पा रहे हैं। और चाचा का गेट भी इन्हें 15 मिनट और 20 मिनट के बाद खुलता हुआ दिख रहा है। उनका गेट पे ये खड़े रह रहे हैं और गेट तक खोलने में 15 से 20 मिनट देरी लग जाएगी। तो ये जो राम की बात कर रहे थे, हनुमान की बात कर रहे थे, आज ना तो वो राम इनकी मदद कर पा रहे हैं और ना तो ये हनुमान बन के अपनी मदद या राम की मदद या किसी की मदद कर पा रहे हैं। तो अब जो सिचुएशन है, ये सारा कुछ बहुत ज़्यादा एंटी चिराग हो चुका है और चिराग जो है वो लगभग घुसता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें यही देखना है, यही चीज़ सोचना है कि एक सिर्फ पुत्र मुँह में और सिर्फ परिवार मुँह में हम अपने एक पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, ये एक आपकी प्राइवेट कंपनी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी जो है ये जनता के लिए बनाई जाती है, जनता के समर्थन से आपकी सरकार बनती है। तो हमें ये चीज़ देखना हो कि हम पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं तो कम से कम वहाँ पर परिवारवाद ना हो। अगर उसी समय ये पशुपति कुमार पारस को बना लेते, जो शायद इनसे बहुत ज़्यादा काबिल थे और लोगों की पहली पसंद थे लोजपा के अंदर, बहुत सारे लोगों की, सबकी तो नहीं हो सकते लेकिन बहुत सारे लोगों की हो, बहुत सारे लोगों के चिराग पासवान भी थे। तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों का, या फिर कहें तो उनके बनने के बाद वो जो चीज़ें थी वो रामविलास पासवान वाली क्षमता रखते थे, कैलिबर राजनीतिक क्षमता रखते थे कि वो अपने पॉलिटिकल पार्टी को समेट कर आगे ले जा सकते थे। बिहार चुनाव भी वो सही तरीके से खेल सकते थे, बहुत सही तरीके से लड़ सकते थे और शायद ज़्यादा विधायक भी आ जाते। आज वो सिचुएशन लोजपा का नहीं होता और ये इनसे बहुत कम इनके बेटे की उम्र के हैं, भतीजे की उम्र के हैं, तो ये आराम से उनके अंदर रह के राजनीतिक शिक्षा लेकर आगे बढ़ सकते थे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत तो यही है कि राजनीति में या फिर कहीं पर भी लोग अपने बाप की संपत्ति समझ लेते हैं, लोग अपने दादा की संपत्ति समझ लेते हैं और बाप भी अपने बेटा को उत्तराधिकारी बना देता है। ऐसा ही हमने बहुत जगह पे देखा है। एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है महाराष्ट्र का। वहाँ पे राज ठाकरे जो थे उन्होंने काम किया अपने चाचा के साथ, अपने बाला साहब ठाकरे के साथ, लेकिन समय जब आया राजनीतिक हस्तांतरण का, जब समय आया उत्तराधिकारी बनने का, जब वो आखिरी समय में थे अपने जीवन के, बाल ठाकरे, चाहे उनसे आरोप लगते हैं कि बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं कि उनसे ज़बरदस्ती उद्धव ठाकरे उनके बेटे को उत्तराधिकारी बनवाया गया, कि वो चाहते थे कि राज ठाकरे, ये सब अलग बात है। लेकिन अंत में तो यही है कि आज राज ठाकरे जो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हुआ करते थे जिन्हें राजनीति के दूर दूर
से कोई समझ नहीं होती थी, वैसा भी समझ आज तो हर लोग राजनीतिज्ञ है, तो वैसा तो थोड़ा बहुत समझ सबको होता है, लेकिन राज ठाकरे की तुलना में उनके पास वो समझ जीरो थी। तो राज ठाकरे जो है वो नहीं बने और वो बन गए, और उसके बाद राज ठाकरे ने अपना राजनीतिक दल अलग बनाया, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और ये सारी चीज़ें। तो ये भी एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, लेकिन वहाँ पर वो चीज़ें नहीं हुई क्योंकि वहाँ पे और भी बहुत सारे फैक्टर थे। लेकिन यहाँ पे चिराग पासवान वाले में फैक्टर ज़्यादा नहीं था, ज़्यादा चिराग पासवान के पक्ष में फैक्टर नहीं था। यहाँ पे पशुपति कुमार पारस बहुत मंझे हुए नेता और बहुत मंझे हुए राजनीतिज्ञ। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें, तो हमें ये समझना होगा कि पॉलिटिकल पार्टी को हमें अगर राजनीति को आगे बढ़ाना है, अगर राजनीति को अगर पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत करना है, तो उन सारे चीज़ों को, उन सारे विचारधारा को जो हमारे परिवारवाद के आधार पर परिवार के आसपास ही घूमता है, हमें उससे ऊपर निकलना होगा और हमें सही इंसान को सही जगह पे स्थान देना होगा। अगर आप वो स्थान नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो इनफ्eriority कम्प्लेक्स आता है, वो तुच्छता का भाव आता है कि हमारे पास हमने इतना समय दिया, हमने इतना ज्ञान दिया और बस ये इसका बेटा है, इसके कारण से ये चीज़ बन जाएगी। तो अगर अभी कहा जा रहा है कि चाचा ने भतीजे को साइडलाइन कर दिया, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आतंक समाचार को लगता है कि नहीं, चाचा ने भतीजे को साइडलाइन नहीं किया, एक बाप ने अपने बेटे के कारण अपने भाई को साइडलाइन कर दिया था, और उसी का ये कहीं ना कहीं जवाब है, कहीं ना कहीं उत्तर है। सही में पशुपति कुमार पारस का एक अभी बयान है जिसका आतंक समाचार पूरा समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने लोजपा को तोड़ा नहीं है, मैं लोजपा को जोड़ने की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ये लोजपा को जोड़ने की बात, अगर ये लोजपा अगर उस समय चिराग पासवान से ऊपर उठकर पशुपति कुमार पारस की तरफ देखता तो शायद लोजपा का आज ये स्थिति नहीं होती। लोजपा, अब वो अलग बात है कि चिराग पासवान ने बयानबाजी की नीतीश कुमार के खिलाफ, और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए तो वो बदला ले रहे हैं। बदला तब तक कोई नहीं ले सकता है जब तक आप अपने घर में टूटेंगे नहीं। यहाँ पे घर वाले ही, इनके घर वाले ही उस बदले का हिस्सा बन गया और वो सारी चीज़ें हो गई। तो मैं इस प्रिंसिपल को, इस आइडियोलॉजी को, इस जो फॉर्मूले को कि ये बदले वाला ऑपरेशन लोजपा था, ये सारी चीज़ें थी, ऑपरेशन लोजपा कुछ नहीं था, ये ऑपरेशन लोजपा नहीं था, ये ऑपरेशन खुद का इन्होंने पहले कर दिया था। जब रामविलास पासवान अस्पताल में ऑपरेशन हो रहा था, उन्होंने अपना लोजपा का ऑपरेशन या फिर कर दिया, वहीं पे बैठे बैठे वहीं पर इसको चीर फाड़ दिया। अगर वो वहीं पर, रामचंद्र पासवान तो रहे नहीं थे, रामचंद्र पासवान भी संस्थापक थे, रामविलास पासवान के समय के संस्थापक सदस्य के तौर पे जाने जाते हैं। कैप्टन जयनारायण प्रसाद निषाद जो है वो भी संस्थापक सदस्य के तौर पे थे। आज वो जयनारायण प्रसाद निषाद के बेटे अजय निषाद मुजफ्फरपुर, जहाँ से मैं ये बात कर रहा हूँ, यहाँ पर हमारा आतंक समाचार रजिस्टर्ड है, वहाँ से वो सांसद हैं। तो ऐसी ऐसी बातें चल रही है। तो बात ये आती है कि हाँ, अगर लोजपा की ये स्थिति आज बनी है तो इसका सबसे बड़ा जिम्मेवारी जो है वो चिराग पासवान है, और चिराग पासवान के कारण ही ये चीज़ें हुई है, रामविलास पासवान के कारण ही ये चीज़ें हुई है, और इन सबसे ऊपर उठकर उस मानसिकता के कारण ये चीज़ हुई है जो परिवारवाद की मानसिकता है। अगर ये चीज़ उस समय नहीं होती, अगर उस समय अगर ये सही लोग थे, या फिर पशुपति कुमार पारस, ये भी परिवार की बात है, लेकिन यहाँ परिवारवाद की बात नहीं होती, क्योंकि पशुपति कुमार पारस एक टैलेंटेड, एक कैपेबल, जैसा हमने पहले भी बोला, कैपेबिलिटी की बात की, परिवारवाद की बात नहीं आती है। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, लालू यादव के बाद वहाँ के अध्यक्ष बने, वो परिवारवाद है, क्योंकि वहाँ पे उसके अलावा भी रघुवंश प्रसाद सिंह जो अब नहीं रहे, वो उस समय कैपेबल थे, और भी बहुत सारे लोग वहाँ पर कैपेबल हैं, लेकिन उन्हें बनाया गया। लेकिन यहाँ पे पशुपति कुमार पारस को अगर बना भी दिया जाता तो परिवारवाद का एक एग्जाम्पल सिर्फ ऊपर उठकर एक डेवलपमेंट का एग्जाम्पल होता। तो अब वो सारी चीज़ें हो रही है, तो अब हमें ये चीज़ देखना होगा कि लोजपा जो आज इस सिचुएशन में, कल के सिचुएशन में ये समाजवादी पार्टी के साथ भी हो सकता है, अखिलेश मुलायम वाले पार्टी के साथ भी हो सकता है, कांग्रेस के साथ तो ऐसा कम दिखता है, क्योंकि कांग्रेस एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, बहुत ज़्यादा समय तक नेतृत्व करने वाली पॉलिटिकल पार्टी है, उसके बहुत सारे केंद्रीय मंत्री रहे हैं। बहुत सारे चैनल कहते हैं कांग्रेस के साथ भी ये चीज़ हो सकता है, वहाँ पर भी ये जो है वो ऊपर का जो सत्ता है जो है वो परिवर्तन हो सकता है, कि ऐसा हो तो सकता है लेकिन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत, मैंने कहा कि बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, इसमें बहुत सारे नेता रहे हैं, और बहुत सारे नेता ने हमेशा कभी कभी सवाल भी उठाए हैं केंद्रीय नेतृत्व पे, चाहे वो राहुल गांधी का क्षमता की बात हो, चाहे वो
सोनिया गांधी की क्षमता की बात हो, लेकिन ये लोग जब क्षमता की बात उठाते हैं तो इन्हें ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता, या फिर इन्हें खुद उस पॉलिटिकल पार्टी से साइडलाइन होना पड़ता है, क्योंकि वो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में जल्द सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे सब लोग ये भी जानते हैं कि अगर हम ये सारे लोग इकट्ठे हो गए किसी एक को अगर हेड बना दिए तो वो ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं, और वो सारी चीज़ों में हमारा खुद अहित हो जाएगा। और अगर ये गांधी परिवार चल रहा है तो कहीं ना कहीं इससे हम सबको एक राजनीतिक फायदा है, या फिर वो राजनीतिक बूंद है जिसके आधार पे ये लोग वहाँ पे चिपके हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। भले ही वो सरकार में आए या ना आए, सत्ता में आए या ना आए, लेकिन वो सत्ता सुख, वो पावर, वो पैसा, वो आर्थिक चीज़ें वहाँ पर मिल रही है। उन्हें भी पता है कि अगर यहाँ पर बदलता है तो ये हमारे लिए नुकसानदेह हो जाएगा। लोजपा जैसे में बदल सकता है, समाजवादी पार्टी जैसे क्षेत्रीय पार्टी में, राष्ट्रीय जनता दल में बन सकता है, बदल सकता है। ये सब चीज़ों में ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, कांग्रेस पर असर पड़ेगा। कांग्रेस जो है वो ग्रैंड ओल्ड पार्टी, भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, और आज भी उसका राजनीतिक हैसियत जो है, भले ही वो सरकार में ना हो, राज्य में ना हो, लेकिन राजनीतिक हैसियत के आधार पर वो भारतीय जनता पार्टी से भी कहीं ना कहीं ऊपर है। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा अंत में, अपने इस विश्लेषण, इस राम वाले विश्लेषण को यहीं पे अंत करना चाहूँगा, और ये कहना चाहूँगा कि अब जो चिराग पासवान है, चिराग पासवान को अपना अब भविष्य देखना होगा। वो एक सिनेमा के कलाकार थे, मिले ना मिले हम के में उन्होंने फिल्मी डेब्यू किया, और वो वही इकलौती उनकी मूवी थी मिले ना मिले हम, जिसमें उनके अपोजिट कंगना रनौत थी। आज वो एक बहुत बड़ी स्टार, बहुत बड़ी कलाकार बन चुकी है, भारतीय कलाकार बन चुकी हैं, और ये वापस राजनीति में आ गए। तो ये सारी चीज़ें हैं। मिले ना मिले हम के लिए इन्हें एक चीज़ और गौर करना होगा, इन्हें स्टार डस्ट अवार्ड मिला था, बेस्ट एक्टर जो भविष्य में बन सकता है, बेस्ट फ्यूचर एक्टर जैसे कैटेगरी से इन्हें नॉमिनेट किया गया था। इन्हें स्टार डस्ट अवार्ड में वो चीज़ें, वो नॉमिनेशन मिली थी कि ये भविष्य में एक बेहतरीन कलाकार हो सकते हैं। तो मैं इस पर व्यंग नहीं करना चाहता हूँ, ये चीज़ें नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि अब चिराग पासवान को देखना होगा, कि रीना पासवान उनकी माँ को देखना होगा कि ये इनका अब राजनीतिक भविष्य किधर जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ने भी इन्हें कहा है कि आप मेरे साथ आ जाओ, आप और तेजस्वी मिलकर बिहार के भविष्य को देखो। तो पशुपति कुमार पारस भी कह रहे हैं कि आपका लोजपा में स्वागत है, आप आओ, हम जैसे कहेंगे वैसे काम करो, ये सारी चीज़ें हैं। और उधर इनके भगवान राम, यानी इंसान वाले राम, नरेंद्र मोदी को भी देखना होगा कि इन्होंने आपके लिए अपने पॉलिटिकल पार्टी को, हालांकि ये अज्ञानता में ही, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए अपने पॉलिटिकल पार्टी को, अपने आप को बर्बाद करके, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जाने या अनजाने, वो जो भी इनकी राजनीतिक परिपक्वता थी, आपकी राजनीतिक परिपक्वता थी, जो भी थी, वो सारी चीज़ें थी, बीच अमित शाह की राजनीतिक समझ है, जो भी आता है, जो भी राजनीतिक चाणक्य नीति वगैरह जो भी आता है, अब भाजपा को कहीं ना कहीं चिराग पासवान को वो नैतिक मजबूती, वो नैतिक हिम्मत देनी होगी, वो नैतिक चीज़ें देनी होगी, वो समर्थन देना होगा, चाहे इन्हें भाजपा में शामिल करना होगा या फिर इन्हें लोक जनशक्ति पार्टी में वो पद दिलवाना होगा, क्योंकि राजनीति में जिसके पास शक्ति है उसी के पास सब कुछ है, जिसके पास सत्ता है उसी के पास शक्ति है। तो चीज़ है कि भारतीय जनता पार्टी अगर चाहे तो वो लोक जनशक्ति पार्टी के युवराज या फिर कहें तो चिराग पासवान को लोजपा में भी वो सम्मान दिलवा सकती है, और चाहे तो वो केंद्र में वो सम्मान दिलवा सकती है, अपने पार्टी में जोड़कर वो बहुत आगे ले जा सकती है। आने वाले समय में वो, आने वाले भविष्य में वो बिहार में अगर इनको अपने पॉलिटिकल पार्टी में जोड़ लेती है तो बिहार में ये भाजपा के मुख्यमंत्री चेहरे भी बन सकते हैं। ये भी चीज़ें देखना होगा, क्योंकि ये जो दलित पार्टी है, यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ, विश्लेषण को थोड़ा सा यहाँ पे रोकते हुए, अंत को थोड़ा सा रोकते हुए, विश्लेषण को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये एक दलित पार्टी है। दलित अर्थात दलितों की पार्टी है, दलितों के हित की बात करती है। दलित एक जात है और कुछ जातियों का समूह है, तो ये वहाँ पे उन दलितों की पार्टी, और ये बड़े स्तर पे, भारत में बड़े स्तर पे इकलौती ऐसी दलित की पार्टी है जो हिंदुत्व के आधार पे चलती है। बहुजन समाज पार्टी ये मायावती की पार्टी है, या फिर भीम आर्मी, या फिर बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टी हैं जो हिंदुत्व को नहीं, बौद्ध या फिर कहीं ना कहीं इस्लाम तक
को अपना आइडियोलॉजी मानकर या इस्लाम के हित की बात और बौद्ध के हित की बात करके चलती है, लेकिन ये इकलौती ऐसी पार्टी है जो खुलकर हिंदुत्व के हित की बात करती है, भगवान राम की बात करती है, हनुमान की बात करती है और हिंदुत्व और राम मंदिर की बात करती है, राम मंदिर बनाने की बात करती है। सीतामढ़ी में जो भगवान राम का ससुराल है, जो सीता जी का जन्म स्थान है, जो सीता जी का मायके है, वहाँ पर ये राम मंदिर और राम से जुड़े और सीता से जुड़े चीज़ों की बात करती है। तो ये इकलौती ऐसी पार्टी है, इकलौती ऐसी दलित पार्टी है बड़े स्तर पे जो हिंदुत्व की बात करती है। तो यहाँ पर ये भी चीज़ देखना होगा कि ये हिंदूवादी दलित पार्टी है जो बहुत आगे बढ़ सकती थी, बढ़ेगी, और ये सारी चीज़ें हैं। तो चिराग पासवान को यहाँ पर या तो लोजपा या तो भाजपा, और भाजपा को भी चिराग पासवान को भविष्य का मुख्यमंत्री देखना चाहिए, या वो देख सकते हैं एक ऑप्शन के तौर पे, अगर वो भाजपा में इन्हें ज्वाइन करके भाजपा की सदस्यता दिलाकर ये चीज़ें कर सकते हैं। तो मैं अब अपने इस विश्लेषण को विराम देना चाहूँगा, खत्म करना चाहूँगा, और अंत में इस विश्लेषण के आधार पर एक लाइन कहना चाहूँगा। राजनीति है, आज कुछ है, कल कुछ होगा, परसों कुछ होगा। तो न तो यहाँ पे चिराग को डरने की ज़रूरत है, न तो पशुपति कुमार पारस को खुश होने की ज़रूरत है, न तो किसी और पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पे खुश और दुख होने की ज़रूरत है। जो हो रहा है सो हो रहा है, जो होगा सो होगा, क्योंकि राजनीति में नैतिकता जो है वो सरेआम मिला होता आया है और होता रहा है, और आने वाले भविष्य में भी हमें इसमें कोई बदलाव का ऐसा नियत या फिर बदलाव का ऐसा संभावना नहीं दिखता। धन्यवाद।